पिता बेहद घबराए हुए और अपने छोटे से गांव से निकल करके दिल्ली के मुखर्जी नगर शहर में आते हैं और 20-20 किलोमीटर तक पैदल चल करके अपने बेटे को खोजने लग जाते हैं, क्योंकि जो पिता थे उनसे उनके बेटे का संपर्क नहीं होता है और जो पिता की बात होती है वह 10 दिन पहले हुई रहती है। काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद भी बेटे का कुछ पता नहीं चलता है और एक दिन 20 सितंबर को 10 दिन बाद जो है बेटे का शव मिलता है। शव कंकाल बन चुका होता है, अधजला होता है और साथ ही शव के पास मिलती है शराब की बोतल, पानी की बोतल और बैग जो पेड़ की टहनी से टंगा हुआ और चप्पल उल्टे। पिता को समझ नहीं आता कि आखिरकार बेटे को हुआ क्या है। पुलिस आती है और माजरा समझ में आता है कि या तो बेटे ने सुसाइड किया है या फिर किसी ने मार के लटका दिया है। जो शव के हालात थे, जो वहाँ पे उपस्थित चीज़ें थीं, उन्हें देखने के बाद लग रहा था कि हो न हो या तो कोई मारा है या तो सुसाइड है। पुलिस हर एंगल से केस की जांच कर रही होती है। तो चलिए, मामला क्या है, आखिरकार किसने मारा है, मरने वाले का नाम क्या था, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक पिता अपने लाखों लाख पैसे को इकट्ठा करके दिल्ली के प्रतिष्ठित कोचिंग में अपने बेटे का एडमिशन करवाता है। कोचिंग का नाम दृष्टि आईएएस होता है। हर साल लाखों लोग अपने मन में, अपने आंखों में सपने लिए इस शहर में आते हैं। कुछ लोग का सपना पूरा भी होता है तो कुछ लोग वापस निराश अपने घर भी जाते हैं। लेकिन 21 साल के लड़के का शव फंदे से लटका हुआ मिलना बहुत बड़ी कहानी बयां करता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार जो दीपक था उसके साथ क्या हुआ था। नाम जो है दीपक मीना होता है। राजस्थान के एक गांव का रहने वाला होता है, दौसा जिले के महुआ गांव का। 5 भाई बहन होते हैं और पांचों भाई बहन में सबसे छोटा होता है। 2 बहनें होती हैं, 2 और भाई होते हैं। दीपक का सपना होता है आईएएस परीक्षा को पास करना और उसने प्री परीक्षा भी पास कर ली होती है। प्री परीक्षा जो है जयपुर के ही एक ऑनलाइन कोचिंग से उसने कोचिंग ली रहती है और वहाँ से जो है प्री परीक्षा को पास कर लिया रहता है। प्रीलिम्स निकल जाने के बाद जो है माँ बाप उसे दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में वह दृष्टि आईएएस के एक पीजी में रह करके मेंस की तैयारी कर रहा होता है। 16 जून को प्रीलिम्स की परीक्षा होती है आईएएस की। 1 जुलाई को रिजल्ट आता है और 9 जुलाई को जो है दीपक घर छोड़ करके दिल्ली के मुखर्जी नगर में चला जाता है। वहाँ पे दृष्टि आईएएस में एडमिशन लेता है, पीजी में रहने लगता है और पीजी में जो दीपक के साथ 3 लोग और रहते हैं। हर रोज़ पिता फ़ोन करते हैं। फ़ोन का टाइम होता है रात के 8:30 से 9। पिता की डेली अपने बेटे दीपक से 8:30 से 9 के बीच बातचीत होती थी। किसी दिन भी ऐसा नहीं होता था कि परिवार वाले दीपक से बातचीत ना करें। बेहद ही खुशमिजाज लड़का था, पढ़ने में बेहद ही अच्छा था। पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स निकल गया था और उम्र बेहद ही कम थी, महज 21 साल। अब जो है 10 सितंबर को पिता ने फ़ोन किया, फ़ोन पे दीपक से बात हुई। 10 सितंबर के बाद दीपक का फ़ोन बंद आने लगा। घर वाले काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने 11 सितंबर को ट्राई किया लेकिन फिर भी दीपक का फ़ोन बंद आने लगा। अब पिता ने 13 सितंबर को दिल्ली के मुखर्जी नगर जाने का फैसला लिया और साथ ही साथ दीपक के हाल चाल को भी जानने के लिए वे दिल्ली के मुखर्जी नगर चले गए। पिता को कोई भी अनहोनी की आशंका नहीं थी। उन्हें लगा कि 1-2 दिन हो सकता है फ़ोन बंद हो, फिर दीपक फ़ोन करेगा, लेकिन फिर भी वे कहे कि चलो वहीं मिल लेता हूँ। 1 सितंबर को पिता अभी दीपक से मिल कर आए थे, लेकिन फिर भी वे 11 सितंबर को मुखर्जी नगर के लिए रवाना हो गए। जब पिता जो है दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले दीपक जहां रहता था पीजी में, वहां दोस्तों से पूछताछ करते हैं। उसके लाइब्रेरी जाते हैं जहां दीपक पढ़ता था, वहां भी पूछताछ करते हैं। काफ़ी पूछताछ करने के बाद भी दीपक का कहीं पता नहीं चलता है। तब पिताजी जो है जा करके पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराते हैं। गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाने के बाद जो है पुलिस वाले दीपक का लगातार जो है फ़ोन डिटेल चेक करते रहते हैं और जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसे जो है खंगालने की कोशिश करते हैं। जो दृष्टि लाइब्रेरी होती है, वहाँ के जो संचालक होते हैं वे जो है परिवार और पुलिस को अपने लाइब्रेरी का जो कैमरा होता है वह मुहैया कराते हैं और साथ ही साथ जो है खोजने में वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं वह हर संभव प्रयास करते हैं। और वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं वह बताते हैं
जिनका नाम विवेक तिवारी होता है, कहते हैं दीपक बेहद होनहार लड़का था। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं था, पढ़ने में बेहद अच्छा था और नोट्स भी अच्छे थे। पूरा उम्मीद था कि पहले ही प्रयास में वह ज़रूर कुछ ना कुछ बनेगा। अब पुलिस जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, खोजने की कोशिश करती है और आखिरकार लास्ट लोकेशन जहां दीपक की मिलती है वह था लाइब्रेरी के पास के एक झाड़ी में। और 10 दिन बाद जो है दीपक का शव एक पेड़ से लटका मिलता है, अधजला शव होता है, टहनियों पे बैग टंगे होते हैं और चप्पल उल्टे अवस्था में होते हैं। साथ ही शराब की बोतल मिलती है और एक पानी की बोतल। दीपक के पिता भी वहीं रहते हैं। पुलिस वाले शव को उतारते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही साथ जो दीपक के पिता होते हैं उनसे पुलिस पूछताछ करती है कि आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। दीपक के पिता बताते हैं कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरा लड़का बहुत होनहार लड़का था, वह बहुत खुशमिजाज था, पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था। पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली थी, इसलिए हम लोगों ने दिल्ली के मुखर्जी नगर में उसका एडमिशन कराया। साथ ही साथ जो दीपक था वह घर से कह के निकला था कि माँ मैं आईएएस बन के ही आऊँगा और तुम्हारे लिए सोने के पालने खरीदूँगा, उस पर तुम्हें बैठाऊँगा। अफसोस कि दीपक का ये सपना अधूरा का अधूरा रह गया। पिता बताते हैं वहाँ से सबसे पहले पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस पहले इसे आत्महत्या की जो है कड़ी मान कर चल रही थी कि हो ना हो दीपक ने आत्महत्या किया है, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और साथ ही साथ दीपक के ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था। अब पुलिस जो है इसे हत्या के एंगल से भी मामले को खोजने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ जो पिता हैं वह बताते हैं कि अगर मेरे बेटे ने यदि फांसी लगाई है तो पुरानी रस्सी से क्यों लगाई, वह नई रस्सी खरीद सकता था। साथ ही साथ पिता बताते हैं कि जब बेटे ने घर से निकला था तो 2 बेडशीट लेकर निकला था, लेकिन बैग में एक बेडशीट मिली है, वो भी घर की नहीं है। साथ ही साथ बेटे ने जब फांसी के फंदे पे लटकाई थी तो वहाँ पे एक पुराना शर्ट मिला है, शर्ट आधा फटा हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा कि वहाँ फटा शर्ट कहाँ से आया। साथ ही साथ मेरे बेटे का वह शर्ट भी नहीं है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो बार बार चीख चीख कर कह रही हैं कि ये हो ना हो किसी ने दीपक को मारा है। अब जो है काफ़ी लोग गुस्से में हैं। वहाँ के जितने भी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं वे लोग हर संभव पुलिस से यही कह रहे हैं कि कोशिश करें कि जल्द से जल्द कातिल कौन है और सोशल मीडिया पर #JusticeForDeepak मीना नाम से एक मुहिम चलाई जा रही है। वहाँ के लोग आक्रामक हैं, पुलिस के ऊपर दबाव है। यही उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द कातिल तक पहुँचेगी। खैर जो भी हो, आज हमारे बीच एक होनहार छात्र नहीं है, उसके सपने और उसके पिता के सपने दोनों टूट चुके हैं। जो अपनी लाखों लाख रुपए लगा करके एक बेटे को संस्थान में एडमिशन दिलवाता है, बेटे के सपने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है, अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। जो दीपक की माँ है उनका रो रो कर बुरा हाल है, वह उसी दिन से बिस्तर से नहीं उठी हैं, उनका भी इलाज चल रहा है और सब परिवार के लोग यही कह रहे हैं कि दीपक जैसा होनहार छात्र कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, कोई भी किसी प्रकार का तनाव नहीं था। आखिरकार दीपक को किसने मारा? उम्मीद है कि जल्द से जल्द दीपक के हत्यारे का पता चले और साथ ही साथ दीपक के परिवार वालों को न्याय मिले। नमस्कार, इसको यहीं ख़त्म करते हैं।